नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने बायोस्टैटिस्टिक्स यानी जैव सांख्यिकी की एक किताब के कुछ अंश है और ये लाइफ टेबल्स या जिसे जीवन सारणी कहते हैं उसके बारे में है। अब देखिए, ये विषय थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर यकीन मानिए इसमें वाकई कुछ हैरान करने वाली बातें छिपी हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये जीवन सारणियां आखिर हैं क्या भला, कैसे तैयार की जाती हैं और ये जनसंख्या की सेहत, लोगों के जीने की औसत उम्र, यहाँ तक कि किसी इलाज के असर को समझने में हमारी मदद कैसे करती हैं। स्रोतों को खंगालते हुए एक बड़ी दिलचस्प बात मिली मुझे। विलियम फार नाम के एक विद्वान थे 19वीं सदी में। उन्होंने इन्हें जनसंख्या का बायोमीटर कहा था। सुनने में तो ये काफी महत्वपूर्ण लगता है। चलिए आज इसी बायोमीटर की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल, बायोमीटर शब्द काफी सटीक है इसके लिए। संक्षेप में कहें तो जीवन सारणी किसी खास समय में किसी आबादी पर मृत्यु दर मतलब मोर्टालिटी और उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल और जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनको मापने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये एक तरह से उस वक्त की तस्वीर खींच लेती है कि अगर आज जैसे हालात बने रहें तो अलग अलग उम्र के लोगों के आगे जीने की क्या संभावना है। अच्छा, तो ये सिर्फ ये बताने से कहीं ज्यादा है कि भाई लोग औसतन कितने साल जीते हैं, मतलब उससे ज्यादा गहरी बात है ये। हाँ, कहीं ज्यादा। ये सिर्फ एक औसत आंकड़ा नहीं है, इसके कई व्यवहारिक और आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ये हमें आबादी की सेहत और उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, स्रोतों में इसके कई इस्तेमाल बताए भी गए हैं। जैसे एक मुझे ये मिला कि महिलाओं की जो प्रजनन आयु होती है उसमें उनके जीवित रहने की दर और जो महिला शिशु जन्म दर है उसके आधार पर ये आयु विशिष्ट प्रजनन दर मतलब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट यानी एनआरआर का पता लगाने में मदद करती हैं। ये एनआरआर शायद ये बताता है कि औसतन एक महिला कितनी बेटियों को जन्म देगी जो खुद मां बनने की उम्र तक जिएंगी, है ना? ये बिल्कुल सही है। ये प्रजनन के पैटर्न को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, इसके अलावा इनका इस्तेमाल सामाजिक योजनाओं में भी होता है, जैसे पेंशन फंड का बजट बनाते समय ये अनुमान लगाने के लिए कि नौकरी शुरू करने वाले कितने लोग रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचेंगे, बीच में कितनों की मृत्यु हो सकती है। इससे फंड की प्लानिंग ज्यादा सटीक होती है। और जाहिर है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पता लगाने में भी, मतलब जन्म के समय या शायद किसी और उम्र में भी कोई व्यक्ति औसतन और कितने साल जीने की उम्मीद रख सकता है। हाँ, और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी सीधे तौर पर मृत्यु दर में कमी को दर्शाती है। इसलिए जीवन सारणी एक मानकीकृत, एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका देती है जिससे हम दो अलग अलग जगहों की या अलग अलग समयों की या यहाँ तक कि अलग अलग पेशे वाले समूहों की मृत्यु दर की तुलना कर सकते हैं। और ये तुलना इसलिए ज़्यादा सटीक होती है क्योंकि ये आबादी की अलग अलग आयु संरचना मतलब जो एज स्ट्रक्चर है उसके असर को हटा देती है। अच्छा, यहाँ कुछ और भी है जो मुझे बहुत रोचक लगा। स्रोतों के अनुसार इनका इस्तेमाल टीबी या कैंसर जैसी लंबी बीमारियों के इलाज के बाद या फिर मान लीजिए बाईपास सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी हुई उसके बाद मरीजों के जीवित रहने की दर, सर्वाइवल रेट जानने के लिए भी होता है। इसके लिए शायद कोई खास तरीका इस्तेमाल होता होगा। जीवन सारणी तकनीक का इस्तेमाल होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो कुल मिला के देखें, जीवन सारणी हमें उम्र और लिंग के हिसाब से भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाने में मदद करती है। विलियम फार का वो बायोमीटर वाला कथन वो इसी व्यापक उपयोगिता को ही दर्शाता है। ये वाकई में आबादी की नब्ज बताती है। तो फिर ये बनती कैसे हैं? मतलब इन्हें तैयार करने के लिए किस तरह के आंकड़ों की जरूरत पड़ती है? मुख्य रूप से दो तरह के डेटा चाहिए होते हैं। पहला, किसी चुने हुए साल में हर उम्र वर्ग जैसे 0 से 1 साल, 1 से 4 साल, 5 से 9 साल, ऐसे में कितने लोग जीवित हैं, मतलब जनसंख्या का आयुवार विवरण। और दूसरा, उसी साल के दौरान उन्हीं उम्र वर्गों में कितनी मौतें हुईं। आमतौर पर सबसे ताज़ा साल का डेटा लिया जाता है जिसके पक्के और भरोसेमंद आंकड़े मौजूद हों। जीवन सारणी का जो सबसे बुनियादी तत्व है वो है QX। ये किसी व्यक्ति की उम्र X से X+1 के बीच मरने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग को दर्शाता है। इसे प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष या उम्र के समूह के लिए निकाला जाता है। ये हर उम्र के लिए मृत्यु के जोखिम को दिखाता है। स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, कोहॉर्ट। ये क्या होता है? क्या ये किसी खास समूह के लोग होते हैं? नहीं, कोहॉर्ट यहाँ एक काल्पनिक समूह को दर्शाता है।
मतलब आप मान लीजिए हम 1 लाख नवजात शिशुओं का एक समूह लेते हैं जो एक साथ अपना जीवन शुरू करते हैं। फिर हम इस समूह पर और हर उम्र के जीवित बचे लोगों पर एलेक्स, उस चुने हुए साल की आयु विशिष्ट मृत्यु दर, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स को लागू करते जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक इस काल्पनिक समूह के सभी सदस्य मर नहीं जाते। इससे हम ये देख पाते हैं कि शुरुआती 1 लाख में से कितने लोग किस उम्र तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सिमुलेशन है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया से जो टेबल बनती है उसमें कुछ मुख्य कॉलम होते हैं, जैसे स्रोत की टेबल 16.2 में दिखाया गया है। पहला कॉलम एक्स ये उम्र का अंतराल दिखाता है, जैसे 0-1 साल, 1-2 साल या 5-10 साल। फिर एलएक्स ये बताता है कि उस उम्र के अंतराल की शुरुआत में कितने लोग हमारे काल्पनिक कोहर्ट में से जीवित हैं। L0 यानी जन्म के समय ये संख्या अक्सर 1 लाख मान ली जाती है। फिर DX ये दिखाता है कि उस उम्र के अंतराल के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये संख्या उस उम्र की मृत्यु दर QX और उस उम्र में जीवित लोगों LX पर आधारित होती है। अगला है LX, ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस उम्र के अंतराल में पूरे समूह द्वारा जिए गए कुल व्यक्ति वर्षों यानी पर्सन ईयर्स लिव्ड को दिखाता है। ये सिर्फ अगले साल जीवित बचने वालों LX+1 से ज्यादा होता है, क्योंकि जो लोग उस साल मर गए वो भी मरने से पहले कुछ महीने या दिन तो जिए ही थे, तो उनके जिए गए समय को भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर आता है TX, ये किसी उम्र X से लेकर जीवन के अंत तक समूह द्वारा जिए जाने वाले कुल व्यक्ति वर्षों का जोड़ होता है। मतलब LX का क्यूमुलेटिव सम नीचे से ऊपर तक। और आखिर में EX, यही है जीवन प्रत्याशा। ये किसी उम्र X पर पहुंच चुके व्यक्ति के लिए भविष्य में औसतन और कितने साल जीने की उम्मीद है ये बताता है। इसे TX LX से निकाला जाता है। ये LX वाला हिस्सा वाकई दिलचस्प है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जीवन के पहले कुछ सालों में, खासकर पहले साल में, मृत्यु दर बहुत तेजी से बदलती है, एक जैसी नहीं रहती पूरे साल। तो क्या LX की गणना करते समय इसका ध्यान रखा जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। खासकर पहले साल में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है और वो भी साल की शुरुआती महीनों में ज्यादा केंद्रित होती है। इसलिए गणना करते समय पहले साल 0 से 1 के लिए अक्सर ये माना जाता है कि ज्यादातर मौतें शायद 70% तक पहले 6 महीनों में हो जाती हैं। दूसरे साल 1 से 2 में भी मौतें असमान हो सकती हैं। इसलिए LX यानी जिए गए कुल व्यक्ति वर्षों का हिसाब लगाते समय इन शुरुआती सालों के लिए खास समायोजन, एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं ताकि परिणाम ज्यादा सटीक हों। बाद की उम्रों में ये माना जाता है कि मौतें साल भर में ज्यादा समान रूप से फैली हुई हैं, तो गणना थोड़ी सरल हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि मरने वाले औसतन आधा साल जिए। समझ गए। चलिए अब कुछ असल उदाहरण देखते हैं जो स्रोतों में दिए हैं। एक टेबल 16.1 में भारत के राज्यों के लिए 1986-90 की जीवन प्रत्याशा के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें तो काफी बड़ा अंतर दिख रहा है। जैसे केरल में पुरुषों के लिए 66.8 साल और महिलाओं के लिए 72.3 साल थी उस समय, जबकि मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए सिर्फ 53.7 और महिलाओं के लिए 53.0 साल। बहुत ज्यादा फर्क है तो। हाँ, ये टेबल 16.1 के आंकड़े हैं और ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जीवन सारणी कैसे स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उन्हें उजागर करती है। उस समय 1986-90 में पूरे भारत का औसत देखें तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 57.7 और महिलाओं की 58.1 वर्ष थी। केरल जैसे राज्य काफी आगे थे, जबकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य काफी पीछे थे। इस तरह का डेटा जो है वो नीति निर्माताओं के लिए बहुत अहम होता है, ताकि वे समझ सकें कि किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। एक और उदाहरण जो स्रोत में दिया गया है, एग्जाम्पल 2 टेबल 16.5, वो भारत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के 1976-77 के आंकड़ों पर आधारित है। ये कुछ और दिलचस्प सवाल उठाता है, जैसे अगर कोई पुरुष 20 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है तो इस टेबल के हिसाब से उसका 55 या 58 साल की उम्र में पेंशन पाने के योग्य होने का कितना अनुपात या संभावना थी उस जमाने में? हाँ, इस सवाल का जवाब हम LX कॉलम से निकाल सकते हैं। ये कॉलम बताता है कि हर उम्र में कितने लोग जीवित हैं हमारे 1 लाख के काल्पनिक कोहॉर्ट में से। तो टेबल 16.5
जो 1976-77 के पुरुषों के लिए है, देखें तो 20 साल की उम्र L20 पर 78,368 लोग जीवित थे और 55 साल की उम्र L55 पर 64,886 जीवित थे। तो 55 साल की उम्र तक पहुंचने वालों का अनुपात हुआ L55 बटा L20। ये करीब 82.8% आता है। ओके। अब 58 साल की उम्र के लिए टेबल में सीधा मान नहीं है, क्योंकि अंतराल 5 साल का है, 55 से 60, तो हमें इंटरपोलेशन करना पड़ता है, मतलब एक तरह का अनुमान लगाना पड़ता है बीच की वैल्यू का। स्रोत में ये अनुमान लगाकर L58 का मान 61,345 निकाला गया है। तो 58 साल तक पहुंचने का अनुपात हुआ L58, L20, जो करीब 88.3% है। अच्छा, इसी 1976-77 के डेटा में एक और बड़ी रोचक बात है। जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा E0 50.8 साल थी, जो महिलाओं की E0 50.0 साल से 0.8 साल ज्यादा थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 65 साल की उम्र में भी पुरुष महिलाओं से औसतन 0.8 साल ज्यादा जीने की उम्मीद रख सकते थे? नहीं, यहीं पर जीवन सारणी का एक बहुत ही दिलचस्प फैसिनेटिंग पहलू सामने आता है। अगर आप उसी टेबल 16.5 में 65 साल की उम्र पर जीवन प्रत्याशा E65 देखें, तो पुरुषों के लिए ये 13.6 साल है, जबकि महिलाओं के लिए ये 15.5 साल है। अरे हाँ, यानी 65 की उम्र तक पहुंचने के बाद महिलाएं पुरुषों से औसतन 1.9 साल ज्यादा जीने की उम्मीद रखती थी। जी, जन्म के समय का पैटर्न यहाँ आकर पूरी तरह उलट गया है। अरे वाह! तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्क क्यों आया? इसका मतलब ये है कि जीवन प्रत्याशा कोई स्थिर चीज नहीं है जो जन्म के समय तय हो गई और वही रहेगी। ये उम्र के साथ बदलती है। ऐसा हो सकता है और अक्सर होता है कि पुरुषों में कम उम्र में, खासकर युवा और मध्यम आयु में, मृत्यु दर कुछ कारणों से, जैसे दुर्घटनाएं या कुछ खास बीमारियां, महिलाओं से ज्यादा होती हैं। इससे जन्म के समय की औसत जीवन प्रत्याशा नीचे खिंच जाती है। लेकिन जो पुरुष उन ज्यादा जोखिम वाली उम्रों को पार करके 65 तक पहुंच जाते हैं, उनकी आगे की जीवन प्रत्याशा का पैटर्न बदल सकता है। मृत्यु दर के पैटर्न लिंग और उम्र के हिसाब से अलग-अलग होते हैं और जीवन सारणी इसी जटिलता को पकड़ती है। ये तो बहुत गहरी बात है। स्रोत में 55 साल के पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा E55 की गणना भी करके दिखाई गई है। वो कैसे होती है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, E55 यानी 55 साल की उम्र में जीवन प्रत्याशा निकालने के लिए मूल सिद्धांत वही है। Tx यानी 55 साल और उससे आगे जिए जाने वाले कुल व्यक्ति वर्ष, T55 को 55 साल पर जीवित लोगों की संख्या L55 से भाग देना। अब ये T55 निकालने के कई तरीके हैं। जैसे स्रोत में एक तरीका दिखाया है जिसमें 55 साल और उससे अधिक उम्र के LX कॉलम की वैल्यूज को जोड़ा गया है और उसमें कुछ समायोजन किए गए हैं। 1976-77 के डेटा के अनुसार ये पुरुषों के लिए लगभग 16.55 वर्ष आती है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इन गणनाओं में कुछ मान्यताएं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। जैसे एक अधिकतम आयु मान लेना पड़ती है, यहाँ 75 साल मानी गई, या ये मानना कि किसी आयु अंतराल में मौतें समान रूप से फैली हैं। ये मान्यताएं नतीजों को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं। समझ गया। उस उदाहरण एग्जाम्पल 2 से एक आखिरी गणना भी है, वो भी देख लेते हैं। अगर मान लें कि 60 से 70 साल के बीच मरने वाले पुरुषों में से 20% मौतें कैंसर से होती हैं, तो 60 साल के जीवित पुरुषों का कितना अनुपात ऐसा है जो अपना 70वां जन्मदिन देखने से पहले कैंसर से मर सकता है? हाँ, ये दिखाता है कि जीवन सारणी को किसी खास कारण से होने वाली मृत्यु के जोखिम के आकलन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम ये निकालते हैं कि 60 से 70 साल के बीच कुल कितनी मौतें हुई। ये होगा L60, L70। टेबल 16.5 से ये संख्या आती है 58,985, 41,150 यानी 17,835। फिर हम इसका 20% निकालते हैं जो कैंसर से होने वाली अनुमानित मौतें होंगी। ये हुआ 0.20 गुणा 17,835 यानी 3,567। ठीक है। आखिर में इस संख्या
3567 को 60 साल की उम्र में जीवित लोगों की संख्या L60 जो 58,985 है से भाग देते हैं। इससे अनुपात मिलता है लगभग 0.0605 यानी करीब 6.05%। तो इस डेटा के आधार पर 60 साल के पुरुषों में से लगभग 6% के 70 साल का होने से पहले कैंसर से मरने का जोखिम था। चलिए अब उस मॉडिफाइड लाइफ टेबल्स यानी संशोधित जीवन सारणी पर आते हैं जिसका जिक्र पहले हुआ था। आपने बताया था कि ये इलाज के बाद सर्वाइवल रेट जानने में खास तौर पर उपयोगी है। हाँ, ये तकनीक तब बहुत काम आती है जब हम लोगों के एक समूह का समय के साथ फॉलो अप कर रहे होते हैं। जैसे किसी क्लिनिक में इलाज करा रहे मरीज और उनमें से कुछ लोग बीच में ही फॉलो अप के लिए आना बंद कर देते हैं, जिन्हें स्रोत में डिफॉल्टर्स कहा गया है, या किसी और वजह से अध्ययन से बाहर हो जाते हैं, जैसे कहीं और चले जाना या किसी असंबंधित कारण से मृत्यु। पारंपरिक जीवन सारणी बनाना मुश्किल हो जाता है जब आपके पास पूरा डेटा ना हो या लोग बीच में गायब हो जाएं। सही बात है। स्रोत में एक टीबी क्लिनिक का अच्छा उदाहरण दिया गया है। टेबल्स 16.6, 16.7, 16.8। इसमें दिखाया है कि कैसे अलग-अलग मरीज अलग-अलग महीनों में इलाज शुरू करते हैं और फिर उनका हर महीने फॉलोअप किया जाता है। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। अगर हम हर महीने इलाज शुरू करने वाले छोटे-छोटे समूहों का अलग-अलग विश्लेषण करें तो नतीजे भरोसेमंद नहीं होंगे, क्योंकि संख्या कम होगी। तो ये संशोधित तरीका इस मुश्किल से कैसे निपटता है? ये काम कैसे करता है? ये तरीका सभी मरीजों से मिले डेटा का इस्तेमाल करता है, चाहे वो पूरे समय फॉलोअप में रहे हों या नहीं। हर फॉलोअप अवधि, जैसे हर महीने के लिए, हम ये गणना करते हैं कि जो मरीज उस अवधि में फॉलोअप के लिए उपलब्ध थे, अवेलेबल फॉर फॉलोअप, उनमें से कितनों ने अगली अवधि में फॉलोअप किया। इससे हमें उस अवधि में फॉलोअप जारी रखने की संभावना PX मिल जाती है, और फॉलोअप से बाहर होने, मतलब डिफॉल्ट होने या अन्य कारण से निकलने की संभावना QX बस 1 - PX होती है। इसके बाद हम फिर से काल्पनिक कोहॉर्ट लेते हैं, जैसे स्रोत में 1000 मरीज लिए हैं, और उस पर ये हर अवधि की निकाली गई संभावनाओं PX और QX को लागू करते हैं। टेबल 16.8 यही दिखाता है। जैसे पहले महीने की वापसी संभावना P0 0.80 थी, तो 1000 में से 800 वापस आए, 200 D0 बाहर हो गए। अगले महीने बचे 800 पर दूसरे महीने की वापसी संभावना P1 = 0.79 लागू की, और इसी तरह आगे बढ़ते गए। इससे हम समय के साथ देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत मरीज इलाज पर बने रहने की संभावनाएं रखते हैं। जैसे स्रोत के उदाहरण में 5 महीने बाद केवल 47.5% ही फॉलोअप में बचे थे, L5, L0। क्या इससे ये भी पता चल सकता है कि औसतन एक मरीज कितने समय तक फॉलोअप में रहा? हाँ, बिल्कुल। जैसे सामान्य जीवन सारणी में LX उस अवधि में उपस्थित कुल व्यक्ति अवधि और TX उस अवधि से अंत तक उपस्थित कुल व्यक्ति अवधि होते हैं, वैसे ही यहाँ भी गणना की जा सकती है। फिर EX, TX, LALEX फॉर्मूला लगाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी समय X पर फॉलोअप शुरू करने वाले व्यक्ति से औसतन कितने और महीनों तक फॉलोअप में भाग लेने की उम्मीद की जा सकती है। जैसे टेबल 16.8 के उदाहरण में इलाज की शुरुआत X = 0 में एक मरीज से औसतन 5.16 महीने फॉलोअप में बने रहने की उम्मीद थी। ये तो वाकई बहुत उपयोगी तकनीक लगती है, खासकर चिकित्सा अनुसंधान के लिए जहां मरीजों का लंबे समय तक फॉलोअप करना होता है और ड्रॉप आउट एक आम समस्या है। निश्चित रूप से कैंसर के इलाज जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या फिर अंग प्रत्यारोपण, हार्ट, किडनी, लंग्स ट्रांसप्लांट, इनके बाद मरीजों के जीवित रहने की दर का विश्लेषण करने के लिए ये तकनीक और इससे मिलती जुलती तकनीकें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे पता चलता है कि किसी खास इलाज के बाद मरीजों के 1 साल, 5 साल या 10 साल तक जीवित रहने की क्या संभावना है। स्रोत में कैप्लन-मेयर सर्वाइवल एनालिसिस का भी जिक्र है, जो इसी तरह के विश्लेषण का एक और बहुत परिष्कृत और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला तरीका है, खासकर जब हर मरीज का फॉलोअप समय अलग-अलग हो। तो आज की सारी बातचीत से ये तो साफ है कि ये जीवन सारणियां सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। ये किसी आबादी के स्वास्थ्य का आईना है, जीवन प्रत्याशा को समझने का जरिया है, पेंशन जैसी सामाजिक योजनाओं की नींव है, और हाँ, चिकित्सा जगत में इलाज की प्रभावशीलता नापने का एक अहम औजार है।
ये हमें वो सतही औसत से आगे जाकर जीवन और मृत्यु के जो पैटर्न हैं उनको ज्यादा गहराई से समझने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कच्चे जनसंख्या और मृत्यु के आंकड़ों को लेती हैं और उन्हें जीवन की संभावनाओं और अलग-अलग उम्र में बची हुई जिंदगी की उम्मीदों जैसी सार्थक जानकारियों में बदल देती हैं। साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सारणियां कुछ मान्यताओं पर आधारित होती हैं। जैसे ये मान लेना कि जिस साल के डेटा पर टेबल बनी है वैसी ही मृत्यु दर भविष्य में भी रहेगी, जो शायद ना हो, या ये मानना कि किसी उम्र के अंतराल में मौतें समान रूप से फैली हैं। तो नतीजों की व्याख्या करते समय इन मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें डेटा की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों का अंदाजा रहता है। सही बात है। स्रोतों में जीवन सारणी का एक उपयोग विभिन्न व्यवसायों, प्रोफेशंस से जुड़े लोगों की मृत्यु दर की तुलना करना भी बताया गया था। ये बात एक दिलचस्प सवाल मन में छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं। अगर हम एक जीवन सारणी गहरा समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोरों, डीप सी डाइवर्स के लिए बनाएं और दूसरी मान लीजिए पुस्तकालय अध्यक्षों, लाइब्रेरियंस के लिए, तो उनकी जीवन प्रत्याशा में कितना अंतर दिखेगा? और क्या वो अंतर सिर्फ उनके काम के प्रत्यक्ष जोखिमों, मतलब ऑब्वियस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स को ही दर्शाएगा, या फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से जीवन शैली, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे उन दूसरे कारकों की तरफ भी इशारा करेगा जिन पर हमने शायद पहले सोचा ही ना हो? सोचने वाली बात है ये। इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, यहीं द डीप डाइव पर।